हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारा सेकेंड वीडियो है इंडियाज़ 2024 बजट के ऊपर। ओके, तो अब हम जानेंगे इंडिया का करंट लैंडस्केप क्या है, इकोनॉमिक लैंडस्केप। हमने आपको पहले बता दिया था हिस्ट्री क्या रही है, विकसित भारत में इस बार कौन टारगेटेड गवर्नमेंट के एम्स हैं, और मैंने आपको बताया था हलवा सेरेमनी क्या होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है। आइए अब जानते हैं सबसे पहले करंट लैंडस्केप में अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट होने से सबसे पहले बता दो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब लेबर फोर्स में आने वाला व्यक्ति, यानी कि एक केपेबल व्यक्ति को, जब उसके पास में नौकरी का साधन या कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है ना, ठीक है, तो वो उसको यूजुअली हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है इंडियन इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंस होती है, जैसे स्पेंडिंग, ग्रोथ, वेलफेयर, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर ज़्यादा किसी देश में अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होती है वो उसकी हिंडर होती है, रुकती है। और जो कि अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है। जैसे कि अभी हम जानते हैं बांग्लादेश में भी काफ़ी सारे लो अपॉर्चुनिटीज़ के कारण गवर्नमेंट में लो अपॉर्चुनिटी, करियर में भी काफ़ी सारे, तो वहाँ पे क्या है ना कि रिजर्वेशन सिस्टम के अगेंस्ट में वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, तो सोशल अनरेस्ट हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि और क्या करना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट को फिर चूज़ करना पड़ता है पॉलिसी मेकर्स को, कि वो या तो वेलफेयर करें या फास्टर ग्रोथ रेट। वेलफेयर करेंगे तो अनएम्प्लॉयड लोगों जो हैं उनको अच्छी सुविधाएं उनको गवर्नमेंट को अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। और मान लीजिए कि अगर फास्टर ग्रोथ रेट चाहते हैं तो उनको ज़रूरी है कि अनएम्प्लॉयड लोगों को ज़्यादा जल्दी से जल्दी एम्प्लॉय किया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चूज़ करना होता है कि क्या करेंगे। रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं? पॉपुलेशन सर्च। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया अभी फर्स्ट आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, यानी कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा है, और हर फील्ड में लोग ज़्यादा है। चाहे कोई भी, अगर आप देखें कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे भी हर छोटी छोटी पोजीशंस के लिए लाखों लोग आते हैं देने के लिए। तो पॉपुलेशन सर्च एक कारण है कि आप देख सकते हैं कि कम नौकरियाँ, ज़्यादा लोग, तो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच क्या होता है? जब रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती है हमारे पास, जो कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होती है। तब मान लीजिए कि कोई कंपनी है ए, ठीक है, उसको चाहिए कि है ना, मुझे ऐसे बंदे चाहिए कंप्यूटर साइंस के जो एआई में मास्टर्स रखते हों, या एआई स्किल अच्छी हो उनकी, एआई उनको यूज़ करना, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना होता है। अब मान लीजिए काफ़ी सारे बच्चे हैं, उन्होंने BCDE, ठीक है, इन चारों ने ना CS के मतलब CS के सब्जेक्ट में, यानी कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में इन्होंने डिग्री ले रखी है, लेकिन BCDE के पास में AI के बारे में कोई बोलते हैं ना अच्छी स्किल्स नहीं है, और सिर्फ E के पास हो। हालांकि यहाँ पे मान के चलते हैं हम कि एक के पास होगी, तो इससे क्या होगा कि कंपनी को तो सिर्फ एक ही रिक्रूट मिला, जबकि उसको चाहिए थे 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 रिक्रूट्स, पोटेंशियल रिक्रूट्स जो थे वो स्किल मिसमैच के कारण सिलेक्ट नहीं हुए। अब आते हैं पॉलिसी प्रॉब्लम्स। पॉलिसी प्रॉब्लम्स में मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेसेस जो होते हैं वो पॉलिसी के अंदर आते हैं, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन किस तरह की पॉलिसी रखता है। जैसे कि कोई रखता है कि आपको डिग्री चाहिए होनी चाहिए, कोई रखता है कि आपको इस रिजर्वेशन कोटा में से होना चाहिए, कोई अलग अलग रख सकता है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ एग्जाम्पल, मिलिट्री या आर्मी में क्या होता है। मिलिट्री आर्मी में उनकी पॉलिसी होती है कि हमको अपनी आर्मी को यूथफुल रखना है, तो हम कम एज के लोगों को या फिर एक फिक्स्ड एज ग्रुप के लोगों को रिक्रूट करता है। जैसे कि एज ग्रुप होता है यूजुअली आर्मी में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, 17 से 21 के बीच में। ठीक है, ये मिलिट्री में रिक्रूटमेंट एज होता है। अब अगर कोई लड़का कॉलेज ग्रेजुएट हो चुका है तो यूजुअली उसकी एज 21 से ज़्यादा ही होगी यूजुअली। ठीक है, तो वो आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है,
अब ये तो रही हमारे यहाँ की पॉलिसी की बात। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि कई सिचुएशन, कई जगहों पे ऐसी सिचुएशन है वर्ल्ड में जहाँ पे अभी वॉर्स चल रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ कि वो उनको चाहिए एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए जो यूजुअली वॉर में पार्ट ले सके, और वो अपने जो यूथ है, ठीक है, वो इनको इतना एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वो इतना उनकी ये यूथफुल पॉपुलेशन उनको इतना यूज़ कर चुके हैं कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा रिक्रूट चाहिए। अब उनको वहाँ पे से बल्क में लोग चाहिए, ठीक है, जो कि वहाँ पे वॉर लड़ने जा सकें। तो वहाँ पे जैसे कि अभी करंटली एज चल रहा होगा अप टू 45, ठीक है। तो ये उनकी पॉलिसी है कि हम मिलिट्री में एज 45 तक के लोगों को लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे ले सकती है, रिक्रूट कर सकती है। तो ये उनकी पॉलिसी हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ अगर आपको ये नहीं समझ में आया। एग्जांपल, हमारी एक गवर्नमेंट एजेंसी है DRDO, ठीक है। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। तो DRDO की पॉलिसी है कि अगर कोई भी DRDO में साइंटिस्ट बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको चाहिए अच्छे नंबर। अपने इंजीनियरिंग या जो भी साइंस बैकग्राउंड की डिग्री है उसमें यूजुअली चाहिए होता है कि हमको चाहिए BTech यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी, MTech, ठीक है, और गेट का स्कोर। अभी उनकी पॉलिसी रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो जिसके ने सिर्फ BTech करी हुई है, तो क्या वो जा पाएगा? नहीं। उसको हो सकता है कि गेट का स्कोर या MTech में से भी एक करना ज़रूरी हो। ये वहाँ की पॉलिसी है। अब अगर किसी ने ये नहीं किया हुआ है तो वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता। मगर क्या आप अगर ये सोचें कि मान लीजिए कि अगर कोई अच्छा माइंडेड, अच्छे दिमाग वाला, अच्छे हाई IQ का और इंटेलिजेंट लड़का है और वो DRDO में जाना चाहता है, और लेकिन उसने ये नहीं दिया, तो क्या वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ये क्या रही? एक पॉलिसी प्रॉब्लम रही उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गई पॉलिसी प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको बताऊँ सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर में क्या होता है? सिस्टम फेलियर में होता है पेपर लीक। पेपर लीक अभी तक का सबसे बड़ा कारण रहा है सिस्टम फेलियर्स में, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो पोटेंशियल रिक्रूट्स होते हैं वो नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वो या तो ओवर एज हो जाते हैं या वो पेपर लीक हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है सिस्टम फेलियर। या फिर डिलेड रिक्रूटमेंट। डिलेड रिक्रूटमेंट भी एक सिस्टम फेलियर में आता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? वैकेंसी रिडक्शन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी घटा देती है कि हमको इतने लोग नहीं चाहिए, कम लोग चाहिए, तो वो भी एक सिस्टम फेलियर में आता है, ठीक है। अब आते हैं हम सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं? सोशल इश्यूज़ वो फैक्टर्स होते हैं जो कि सोसाइटी को रोकते हैं। सोसाइटी रोकती है जब किसी को किसी एक अपने बोलते हैं प्रेफर्ड जॉब करने से। मान लीजिए कि कोई जॉब करता है, कोई बंदा IAS है और वहीं पर ही कोई बंदा टीचर है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि सोसाइटी ज़्यादातर IAS को इज़्ज़त सम्मान देती है बजाय उस बराबर उस टीचर के, ठीक है। वो सोचती है कि इसके पास है, पावर है, तो इसको ज़्यादा हमें सब बोलते हैं ना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। एक बंदा अभी करंट सिचुएशन संभाल रहा है लोगों को, और दूसरा आने वाली जनरेशन को संभाल रहा है, ठीक है। दोनों ही बहुत ज़रूरी है, मगर एक को ज़्यादा इज्जत होती है, एक को कम इज्जत होती है, ठीक है। और इसका कारण है उन दोनों के अंदर इन्वेस्टेड जो पावर्स है वो भी, ठीक है। अब मान लीजिए और क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? और इश्यूज़ होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, ठीक है। काफ़ी सारे जो हमारा यूथ है
वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है, ठीक है, और काफ़ी सारा जो होता है वो प्राइवेट जॉब की तरफ नहीं जाता। क्यों? वो प्रेफर करते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो समाज में इज्जत होगी, नाम होगा, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलेगी लोगों से। तो वो जो रिस्पेक्ट है वो सोशल इशू में आती है, ठीक है। तो लोग इसलिए अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि प्राइवेट में इतनी इज्जत नहीं मिलेगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ साइड में लिखा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन टोटल वर्क फोर्स या लेबर फोर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पर्सन होल अपॉन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब जीडीपी ग्रोथ क्या है भारत की, मैं आपको बताता हूँ। हमारी 2023-2024 की जीडीपी ग्रोथ आई है 8.2। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में से एक है, पर वी आर नॉट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जीडीपी अभी तक, ठीक है। हमारा अभी करंट साइज़ है जो जीडीपी का वो है 3.7 ट्रिलियन। और अभी हम किसके किसके पीछे हैं? अभी हम पीछे हैं जापान, जर्मनी, चाइना और यूएस के पीछे, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, ठीक है। अभी हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, 5th लार्जेस्ट। ओके, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे पूरे देश के अंदर, हमारे पूरी कंट्री के अंदर कितने वर्थ का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उसका कैलकुलेशन होता है जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ। जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। ये होता है जीडीपी का फॉर्मूला। जीडीपी ग्रोथ रेट बताती है कि वो कोई देश इकोनॉमिकली किस रेट से बढ़ रहा है, और इसके जो यूजुअली मेजर किया जाता है वो या तो एनुअली मेजर होता है या क्वार्टरली मेजर होता है, ठीक है। और ये 8.2 हमारा लास्ट ईयर का एनुअल मेजरमेंट रहा है, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर्स जीडीपी को अफेक्ट करते हैं? ग्लोबल सिचुएशन जैसे कि वॉर, पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि कोरोना के बाद में काफ़ी सारे क्राइसिस हुए थे पूरे वर्ल्ड में, काफ़ी सारे देश आज तक उससे निकल नहीं पाए हैं। तो जैसे कि पोस्ट कोविड इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, या एज सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस भी होता है, कई देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, वो भी इफ़ेक्ट करते हैं, इंडियन जीडीपी को भी इफ़ेक्ट करते हैं वो। डिमांड एंड सप्लाई इशूज़, ठीक है। इंटरनल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स इफेक्ट करती है जीडीपी को। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में यूजुअली दो तरह के इन्वेस्टमेंट आते हैं। एक तो होते हैं FDI और दूसरा होता है FPI, ठीक है। FDI जो होता है ये लॉन्ग टर्म होते हैं यूजुअली, और FPI जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारे सोसाइटी में लेडीज़ को या वुमेन को काम करने पर बोलते हैं ना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो वो एक सोशल इशू है जहाँ पे हम लोग अपने वुमेन को रोक रहे हैं काम करने से, जो कि लेबर फोर्स में कम पार्ट ले रही है, जिसके कारण हमारा जीडीपी भी कम हो रहा है। सिर्फ एक दो की बात नहीं, पूरी देश की बात होती है, इसलिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट क्या है इंडिया में। इंडिया में इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट चाहिए होती है 2 to 6% एज पर RBI, ठीक है। इसको हम समझते हैं हेल्दी इन्फ्लेशन है। अगर इससे ज़्यादा होती है तो ओवर इन्फ्लेशन, इससे कम है तो अंडर इन्फ्लेशन, जो कि दोनों ही इकोनॉमी के लिए डेंजरस रहती है, ठीक है। और ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन होता है, मान लीजिए आज कोई चीज़ 10 रुपए की है और 5 दिन के बाद में वो चीज़ हो जाती है 15 रुपए की हो जाती है, तो यानी कि वो कॉस्टली हुई है, ठीक है। अगर वो कॉस्टली हुई है यानी कि वो एक्सपेंसिव हुई है, तो इन्फ्लेशन का रेट हुआ है इस केस में 50%, ठीक है। ये 50% से रेट उसका बढ़ गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे किसी भी कंट्री के डिक्लाइन होता है परचेजिंग पावर में।
परचेसिंग पावर कम होगी किसी करेंसी की, ठीक है, किसी कंट्री की करेंसी की, तो वो ज़रूरत का सामान नहीं ले पाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ओवर इन्फ्लेशन में हाईएस्ट इन्फ्लेशन अभी काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान और टर्की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे सोशल अनरेस्ट भी हो रहा है इसके कारण, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? करंट CPI माइनस प्रायर CPI होल अपॉन प्रायर CPI, ठीक है। CPI क्या होता है? CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कुछ चीज़ों का रेट होता है जो कि चुने हुए होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सोशली कॉमन चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए दूध, दही, पेट्रोल, इन सब को ये सब चीज़ें जो होती है CPI बनाती है, ठीक है। तो हर कंट्री का जो इन्फ्लेशन है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक और होता है WPI जो होता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स यूजुअली रॉ मटेरियल या फिर इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन रेट: ग्लोबल सिचुएशन, एक्सटर्नल डेट, इकोनॉमिक क्राइसिस। ग्लोबल सिचुएशन वही जैसे कि कोई इंटरनेशनल टेंशन हो गया या फिर कोई सैंक्शन हो गए, वॉर सिचुएशन हो गई, वो हो गया। एक्सटर्नल डेट यानी कि बाहर का होता है। मान लीजिए एग्जांपल हमारे साउथ में एक कंट्री है, उसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में क्या हुआ कि उनका एक्सटर्नल डेट इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को सब चीज़ों पर टैक्सेस बढ़ाने पड़े, जिसके कारण वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई इशू, डिमांड एंड सप्लाई प्रॉब्लम, जब कोई चीज़ कम आती है और उसके चाहने वाले ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे कहावत है, एक अनार 100 बीमार, यानी कि चीज़ तो एक लेकिन खाने वाले अधिक, ठीक है। तो उस चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है? एनवायरमेंटल इफेक्ट वो होते हैं जब मान लीजिए बारिश, सूखा, बाढ़, सुनामी, भूकंप के कारण जब प्रोडक्शन में लॉस होता है या फिर किसी कारण किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि इंक्लूडिंग पैंडेमिक हो गया या कुछ भी हो गया, नेचुरल कॉजेज़ जो होते हैं, ठीक है, वो सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट में आ जाए, जिसके कारण किसी भी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसका सप्लाई कम हो जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और पॉलिटिक्स। मिस इन्फॉर्मेशन का मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब पैंडेमिक आया था तो बहुत ज़्यादा लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैल गया और लोग पैनिक बाइंग करने लगे। पैनिक बाइंग से क्या हुआ, उसका डिमांड जो था वो एकदम से शूट अप हो गया और फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया। ह्यूमन एक्टिविटीज़, मान लीजिए कि अगर ह्यूमन एक्टिविटी भी हम पेड़ काट रहे हैं तो लकड़ी के दाम तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही सही, फिर क्योंकि हमने नए पेड़ लगाए नहीं और पुराने पेड़ हम काट देते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स में अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे कि एग्ज़ाम्पल तो नहीं मैं अभी कहूँगा किसी का नाम, लेकिन हाँ मान लीजिए अगर कोई कह देता है कि इस चीज़ में पैसा लगाइए और आप पैसा लगा देते हैं और फिर मार्केट क्रैश हो जाता है, तो आपका तो शेयर डूब गया, जिसके कारण क्या होता है कि हर चीज़ का प्राइस बढ़ सकता है, घट सकता है एकदम से। अगर कोई कहता है कि सब एप्पल खाओ, तो अगर मान लीजिए कल को कोई कहता है कि सब लोग एप्पल खाएं, तो एकदम से एप्पल का प्राइस बढ़ जाएगा राइट। तो वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया। मॉडर्न एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एडवांसेस क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए अभी iPhone 15 आया, ठीक है, तो iPhone 15 आया तो उसके प्राइस iPhone 14 से ज़्यादा होंगे, राइट। तो वो मॉडर्न एडवांसेस हो गए, जिसके कारण प्राइस बढ़ गया उस कमोडिटी का। अब उसका कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए कोई टैक्सी चलाने वाला, अब उसको iPhone 15 चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो अपने टैक्सी के रेट्स बढ़ा देगा, राइट। तो ऐसे करते करते हर कोई अगर रेट बढ़ाने लग जाए तो एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये हमारे 3 जैसे मैंने आपको मेजर रीज़न बता दिया, जिसके लिए हमको चाहिए होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हमको चाहिए होती है। फिस्कल पॉलिसी में हमारे इस बार क्या है, 9 हमारे सेक्टर्स है इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने आउटलाइन किया है कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ है। पहली प्रायोरिटी प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, दूसरी प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये हमारे गवर्नमेंट के मेन इस बार फिस्कल पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ है, जिसको देखते हुए यूनियन बजट आ रहा है, ठीक है। अब अगला मैं आपको वीडियो बताऊंगा हमारे क्या रहेगा इस बार का क्या रहा है बजट, और कहाँ पे क्या एलोकेशन हुआ है, कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ रेवेन्यू जाएगा,
क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्या कॉस्ट पड़ेगा और क्या क्या इस बार पॉलिसी चेंज हो सकती है इस बजट को देखते हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू आभास बोधी।